हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों आज बात करेंगे हार्पीस के बारे में। हार्पीस क्या होता है, क्यों हो जाता है, इससे बचना कैसे, क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या क्या एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखें, आप ही की डिमांड थी, तो बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझ में आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हार्पीस जो है हमारे स्किन के अंदर होने वाला एक रोग है जो कि वायरस की वजह से होता है, और ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है जिनको कभी बचपन में चिकन पॉक्स बोलना चाहिए कि छोटी माता बड़ी माता इस टाइप का कोई इन्फेक्शन हुआ था। तो वही जो छोटी माता चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वेरिसोला जोस्टर, उसी की वजह से हार्पीस डेवलप होता है। अभी होता क्या है कि जब आपके बचपन में छोटी माता हो जाती है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो ये वायरस तो ठीक हो जाता है दवाइयों से या आप खुद ब खुद, लेकिन ये हमारी बॉडी में छुप के रह जाता है, सेल्स के बीच में जाकर छुप जाता है। ठीक है, नर्व्स की सेल्स के बीच में जाकर छुप जाता है। और ये कब एक्टिव होता है? जब जब आपका शरीर वीक होगा, जब जब आपको कोई बीमारी होगी, बुढ़ापे में 50 की उम्र हो गई है, तो ये क्या होगा, रीएक्टिवेट हो जाता है। अब ये चिकन पॉक्स नहीं बनता, अब ये क्या बनता है, हर्पीस बन जाता है। ठीक है, तो हर्पीस जो वायरस है वो वेरिसोला जोस्टर ही होता है। तो बेसिकली क्या है, जो चिकन पॉक्स का वायरस था वही रीएक्टिवेट हो जाता है। अभी क्या है, चिकन पॉक्स तो किसी को होता नहीं है, इतना कॉमन है ही नहीं, पहले होता था क्योंकि अब वैक्सीन लगने लगे। तो वैक्सीन की भी एक सीमा है कि भाई वो कितने समय तक एक्टिव रहेगा या उसकी पावर कितने दिनों तक रहेगी। तो खैर अभी समझो कि हर्पीस दो तरह का है, सिंप्लेक्स और एक जोस्टर। सिंप्लेक्स दो तरह का, सिंप्लेक्स जो होता है हर्पीस सिंप्लेक्स, ये दो तरह का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 क्या होता है, हमारे ऊपरी ऊपरी हिस्से में होता है, मतलब चेहरे में, नाक कान में, बोलना चाहिए कि होंठों के आसपास हो जाता है, कान में हो जाता है, लिप्स पे हो जाता है। और जो HSV2 है वो हमारे नीचे वाले जेनाइटल एरियाज में होता है। जो जेनाइटल एरियाज कौन कौन से होते हैं भाई, पेनिस हो सकता है, वेजाइना हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो सिंप्लेक्स वाला होता है हर्पीस, ये इसे अधिकतर STD की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्स करने से फैल जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि अगर किसी को हार्पीस होता है तो उसकी एड्स की जांच भी की जाती है, और किसी को एड्स हो जाता है तो उसको हार्पीस के सिम्टम्स भी निकलते हैं। तो एक प्रकार से ये आपस में कोरिलेट करते हैं, STD और हार्पीस। वहीं बात की जाए हार्पीस जोस्टर की, तो हार्पीस जोस्टर को सिंगलेस भी बोलते हैं। अभी क्या है, जोस्टर किसी को भी हो जाता है। जो मैंने सिंप्लेक्स बताया वो ज़्यादातर मैक्सिमम चांस होते हैं कि भाई वो सेक्सुअल एक्टिविटी से फैल जाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैल जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि किसी को भी हो जाता है। जोस्टर वाला सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। तो जोस्टर में क्या होता है कि शरीर के राइट लेफ्ट में किसी भी एक भाग में, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, कहीं पे भी कुछ ऐसे फफोड़े उड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स बोल सकते हैं आप, उसमें पानी भरा होता है, चमकीले फफोड़े होते हैं, वो दिखते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, और दर्द बहुत तेज होता है। 50 की उम्र के बाद आदमी में अचानक से ये उठ जाता है, सोचते हैं ये है क्या, चमक रहा है, उसको आदमी फोड़ने की कोशिश करता है। फोड़ना कभी भी नहीं है, क्योंकि जो पानी निकलता है उसके अंदर वायरस होता है, आप दूसरी जगह पर टच करोगे तो वो वायरस वहाँ पे पहुँच जाएगा तो और फैल जाएगा। तो हार्पीस जोस्टर कहीं पे भी हमारी चमड़ी में हो सकता है, पीठ में, पेट में, गाल में, कहीं पे भी, जांघों में, कहीं पे भी हो सकता है। तो क्या होता है इसमें लक्षण की बात की जाए कि जो हार्पीस सिंप्लेक्स और जोस्टर में लक्षण क्या होते हैं, देखो भाई सिंप्लेक्स की बात की जाए, जो मैं बोल रहा हूँ STD जिसे बोल सकते हैं आप, उसमें रेसेस बनते हैं, छोटे छोटे दाने उड़ जाते हैं, वो भी पेनफुल होते हैं। बट जो जोस्टर होता है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे दाने बहुत सारे उठते हैं, उनमें पानी भरा रहता है, पानी अपने आप फूट के निकल जाता है, पंचर हो जाते हैं, फिर वो सूख जाता है और फिर घाव बन जाता है, एक छाला टाइप का वहाँ पे छोड़ देता है। तो कई लोग इसका इलाज कराते भी हैं, कई लोग नहीं कराते, और इलाज कराने के बाद भी कई लोगों को बाद में इसके सिम्टम्स दिखते हैं, और कई लोगों का अपने आप ठीक भी हो जाता है, तब भी उनको सिम्टम्स दिखते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्पीस न्यूरोलजिया। क्या होता है कि ये हमारी नर्व्स में जाके, हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं जो सिग्नल्स को लाने का काम करती हैं, उनके अंदर जाके छुप जाता है फिर से। अभी तक क्या हुआ कि जो चिकन पॉक्स था वो रीएक्टिवेट होकर क्या हुआ, हार्पीस बना। अभी क्या, हार्पीस रीएक्टिवेट होकर न्यूरोलजिया बन जाएगा, जो कि कभी कभी अचानक से आदमी के हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, बहुत तेज पेनफुल होता है, मतलब किसी भी नर्व में, जहाँ की नर्व में जाके छुपा होगा वहाँ पर दर्द देगा। ट्राइजेमाइलर नर्व हो सकती है, कोई सी भी, मुंह की नर्व, हाथ पैरों की नर्व, कहीं पे भी वो दर्द करेगा, बहुत तेज दर्द करेगा। तो वो थोड़ी सी क्या रिस्क की कंडीशन में जाती है। इसलिए क्या होता है कि भाई इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हार्पीस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग इसको झाड़ा फूकी में फंस जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हार्पीस और उसके लक्षण। बात करें
कि इसकी जांचें वगैरह क्या होती हैं। देखो भाई जांच तो ऐसा है कि भाई आप उसको देख के समझ सकते हो, क्लिनिकल फीचर्स ही समझ में आएगा। आदमी को लेफ्ट राइट में कहीं पे भी फफोड़े उठ रहे हैं, पानी है, चमकीला है, दर्द बहुत तेज हो रहा है, समझ लो भैया ये हार्पिस है। और ज़्यादा जांचें करना है आपको तो देखो भाई जांच इसकी PCR होती है जो कोरोना में चल रही है आजकल। वो जांच बहुत महंगी होती है, आम जांच नहीं है, कॉमन जांच नहीं है वो तो। और जंक स्मेयर टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि उसका जो फ्लूइड होता है जो फफोले में से निकलता है उसका ही जांच की जाती है। उसमें वायरस ही दिख जाता है कि वायरस कौन सा है, पेपिलोमा वायरस है या पिच जोस्टर का है, वेरिसोला जोस्टर है, या कौन सा है, तो वो समझ में आ जाता है। माइक्रोस्कोपिक जांच की जाती है उसमें पता चल जाता है। लेकिन 80% चांस तो ऐसा होता है कि उसमें आप देख के बता दोगे भाई ये हार्पिस है। जेनिटल पार्ट में हो रहा है तो वो हार्पिस सिंप्लेक्स है, और नॉर्मली बॉडी में कहीं पे हो रहा है तो वो सिंग्लेक्स है, सिंग्लेक्स या जोस्टर है। तो ये तो हो गई बात, ये होता है। अब बात करें इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स की। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये जो चिकन पॉक्स का वायरस रिएक्टिवेट होता है, तो ये रिएक्टिवेट ही क्यों होता है, इसके कुछ क्या होता है कि बोल सकते हैं ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगर फैक्टर्स मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी वजह से ही रिएक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप सन एक्सपोजर में ज़्यादा काम कर रहे हो, सन एक्सपोजर मतलब धूप में ज़्यादा काम कर रहे हो तो वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। तो बढ़ती हुई उम्र, न्यूट्रिशन की कमी, आदमी का खाना पीना बंद हो गया, आदमी दुबला पतला हो गया, सूख गया, शरीर के अंदर ताकत ही नहीं बची है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस तभी इफेक्ट दिखाता है जब शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो भाई बोल सकते हैं लो इम्यून सिस्टम, मतलब कि वीक इम्यून सिस्टम। और वीक इम्यून सिस्टम अधिकतर बुढ़ापे में होता है, 50 के बाद होने लगता है। और अगर ये चीज़ समस्या बच्चों में फिर से डेवलप हो जाती है उसे चिकन पॉक्स ही माना जाएगा। छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के हैं, उनको चिकन पॉक्स तो हुआ था पहले, लेकिन अब हार्पिस आ गया तो उसको चिकन पॉक्स ही बोला जाता है, हार्पिस नहीं बोला जाता, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। और एक और ट्रिगर फैक्टर्स होता है दोस्तों, कई बार कोई पुरानी बीमारी है या कोई भी बीमारी लंबे समय तक चल रही हो, पीलिया, मोतीझरा, जॉइंटिस, टाइफाइड, कोई भी, उसके चक्कर में भी हमारा शरीर कमजोर होता है तो ये भी डेवलप हो जाता है। दूसरी बीमारियों के साथ में हार्पिस भी आ जाता है। तो आई बात समझ में कि ये क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे न्यूरोलजिया क्या होता है कि न्यूरोलजिया भी कई बार देखा गया है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत टफ हो जाता है। आदमी को बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि दिक्कत आती है। और इन जो ब्लिस्टर्स में आपको बता रहा हूँ, चाहे वो जेनिटल हार्पिस हो, बोलना चाहिए सिंप्लेक्स वाला हो या जोस्टर वाला, उसमें छूना नहीं चाहिए। आदमी को दर्द बहुत तेज होता है, आदमी खुद ही लगा रहता है, कुछ जड़ी बूटी लगाते रहते हैं, छूते रहते हैं, हाथों को नहीं धोते। तो यहाँ पे एक टिप है दोस्तों कि ये कभी भी बोलना चाहिए कि लोग इससे हेट करते हैं। अगर किसी को हो जाता है तो खाते पीते नहीं, रोटी वगैरह साथ में नहीं खाते, जो कि नहीं करना चाहिए। देखो भाई ये रोटी खाने से नहीं फैलेगा, आप उसके कपड़ों को इस्तेमाल करोगे तो नहीं फैलेगा, क्योंकि ये क्या होता है हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट, बॉडी के टेम्परेचर उस पर ही जीवित रहता है। ये वायरस बाहर आया मर जाता है। तो कपड़ा लत्ता शेयर करने से नहीं फैलता। हाँ, सेक्स नहीं करना, किस नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होता है म्यूकस सलाइवा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये फैल जाता है, तो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। बट जो मैंने आपको बताया फ्लूइड्स, उससे तो ये फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये ऐसे हेट नहीं करना, इसका आपको इलाज कराना। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं मेरी वीडियोस को तो देखो भाई इसमें एक ही चीज़ है, एंटीवायरल ड्रग चलेगी। एंटीवायरल ड्रग कि हर किसी को पता होता है एसाइक्लोविर होता है, एसाइक्लोविर की टैबलेट्स चलती हैं, चाहे वो सिंप्लेक्स हो चाहे वो जोस्टर हो, दोनों में क्या होता है कि एसाइक्लोविर ही चलेगा। तो खैर इसको समझते हैं ट्रीटमेंट को थोड़ा डिटेल में। तो आप अगर आप किसी को देना है या लेना है तो एसाइक्लोविर 200 mg का 5 गोली ले लो दिन भर में, ठीक है। अभी क्या होता है 5 गोली तो बहुत ज़्यादा ऐसा लेंदी लगता है कि यार 5 गोली कौन खाए, बार बार गोली खाना पड़ती है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो आप 400 मिलीग्राम की 3 गोली खा लो तो भी काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में 400 मिलीग्राम की 3 गोली खाई जा सकती हैं या 200 मिलीग्राम की 5 गोली, ठीक है। इसके अलावा एसाइक्लोविर का ऑइंटमेंट आता है, वो भी आप टॉपिकल लगा सकते हो, उससे और जल्दी रिलीफ मिलेगा। वो नहीं है तो आप सोफ्रामाइसिन लगा लो, सोफ्रामाइसिन से भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है ये चीज़, ठीक है। साथ में क्या दे सकते हैं, देखो भाई दर्द होता है, आदमी को दर्द बहुत तेज होता है, सीवियर पेन होता है, आदमी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसमें पहले कोशिश करना चाहिए आपको पैरासिटामोल दो, फिर भी नहीं हो रहा तो डाइक्लोफेनिक दे दो, फिर भी नहीं हो रहा तो तब जाके आप ऑपोइड एनाल्जेसिक दे सकते हो, जैसे कि भाई ट्रामाडोल, अल्ट्रासेट वगैरह कुछ भी दे सकते हो। अल्ट्रासेट की टैबलेट भी दी जा सकती है दर्द से आराम पाने के लिए, बट वो बहुत कम चांस होती है। जहाँ तक है कि भाई डाइक्लोफेनिक से आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दर्द की दवा दी जा सकती है। उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मल्टीविटामिन दे सकते हैं। देखो भाई ये क्या होता है कि जब जब एक्टिव होता है बॉडी में तो बुखार वगैरह आ जाता है आदमी को, इसके लक्षण यही हैं।
लक्षण को बात की जाए तो इसमें लक्षण यही कि भाई देखो दर्द होगा, हर जगह पर दर्द होगा, थकावट होगी, बुखार आएगा। तो इस कमजोरी से राहत पाने के लिए आप इसमें मल्टीविटामिन दे सकते हो। कोई भी मल्टीविटामिन B6 भी, मिथाइलकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ये दिया जा सकता है। कोई भी मल्टीविटामिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का क्या देना। कैल्शियम पेंटोथेनेट भी दे सकते हैं। तो खैर ये आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, मतलब कि MBI, मिथाइलकोबालामिन का इंजेक्शन आप एक दिन छोड़ के इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, 2 या 3 दिन के लिए। और जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया एसाइक्लोविर का टैबलेट, ये 5 दिन आप दोगे तो आराम मिल ही जाता है जहाँ तक है, ठीक है। 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना ट्रीटमेंट। और जितना भी ट्रीटमेंट दिया दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, तो कोई भी दबाव अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से लेना चाहिए। वहीं बात करिए इससे बचा कैसे जाए, बचने के कुछ उपाय। तो देखो भाई, अच्छी डाइट लो, हमेशा अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो। इनसे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं। और तो और वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। जो बचपन में वैक्सीनेशन हुआ था, एक बार आप 50 के बाद एक आध बार और करवा लेना चाहिए, ताकि ये कभी एक्टिव ही नहीं हो, ठीक है। तो वैक्सीनेशन किया जा सकता है। और हाइजीनिक रहो, साफ सफाई मेंटेन करो। तो ये होता है हर्पीस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप देख रहे थे ज्ञानियर और मैं हूँ शिवम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।